हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया महीना शुरू हो चुका है और नए महीने की शुरुआत में एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो अब ईरान पे हमला नहीं करेंगे। उनकी यहाँ ईरान के साथ में बातचीत शुरू हो गई है। अगर ऐसा होगा तो आने वाले टाइम के अंदर जो एनर्जी प्राइसेस को लेके, क्रूड के ऑयल के प्राइस को लेके जो एक पैनिक देखने को मिलता है, शायद वो ना देखने को मिले। और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई, बिटकॉइन के प्राइस के अंदर 500 से $1000 की उछाल देखने को मिली और क्रूड प्राइस को यहाँ हमने एक इमीडिएटली गिरते देखा। तो ओवरऑल फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि वीकेंड्स पे तो बंद रहता है, लेकिन जो कई एक्सचेंजेस हैं खासकर क्रिप्टो के, वहाँ पे तो आपको क्रूड का प्राइस देखने को मिल जाता है, क्या रिएक्ट करता है। 24 घंटे वहाँ पे मार्केट के अंदर उसके अंदर ट्रेड होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है, ये तो चलो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ गई, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन, मैं आपको कई बार इस बारे में बता चुका हूँ, मिड टर्म इलेक्शन जब अमेरिका के अंदर होते हैं और ख़ासकर जिस साल में बिटकॉइन की हाफिंग होती है, उसके अगले साल बिटकॉइन यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके अगले साल बिटकॉइन बॉटम बनाता है। और जिस साल में मिड टर्म इलेक्शन, इसी साल की बात कर रहा हूँ, 2014 ले लो, 2018 ले लो, 2022 ले लो, भाई अगस्त और सितंबर के अंदर कभी भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। और ख़ासकर अगस्त तो एक बुरा महीना बोला जाता है, क्योंकि 13-14 साल के अंदर सिर्फ 4 साल ही था, जैसे जुलाई 13-14 साल के अंदर सिर्फ 4 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। उल्टा हो जाता है अगस्त में कि भाई 4 बार पॉजिटिव यहाँ पर रहा है। क्या इस बार हिस्ट्री चेंज होगी? क्या इस बार थोड़ा सा बिटकॉइन हम पे तरस खाएगा? सब समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। ग्लोबल हालात क्या बन रहे हैं, हमारे बिटकॉइन ETF या जो कहते हैं ना माइक्रो स्ट्रेटजी, जिनके भरोसे कई लोगों की उम्मीद बनी हुई थी, क्योंकि हज़ारों लाखों बिटकॉइन वो ख़रीद रहे थे, भाई वो क्या अपनी स्ट्रेटजीज़ में कुछ चेंज कर रहे हैं? और एक और बड़ा खतरा यहाँ पर, क्या फेड रेट हाइक करता देखने को मिलेगा? क्या निकल के आ रहा है कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, घटाएगा? क्या जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो क्या बोल रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या AI का यहाँ पर बबल फूटता देखने को मिल सकता है? ये एक बड़ा कंसर्न है। और अगर ऐसा होगा तो बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। और एक जो जेफरीज इन्वेस्टमेंट बैंक, अगर उनके जो ग्लोबल हेड की माने, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा खासकर गोल्ड को लेके, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ बताने समझाने को है, मैं यहाँ पर कोशिश लगातार करता हूँ। आप अपनी कोशिश क्यों छोड़ रहे हो? एक लाइक का बटन दबाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन दबा दो, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यार हम भी कब तक यहाँ टिके रहेंगे। हम तो फ़िलहाल टिकने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ कोई आपको वीडियो नहीं देखने को मिलती, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इक्का दुक्का वीडियो हर दूसरे दिन में बना दे। तो भाई, और शॉर्ट्स भी अब हमने बनाने शुरू कर दिए, तो सपोर्ट करो ताकि यार हमारा तो मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि 10-12 साल के अंदर हमने इतना तो देख लिया है कि जो भी लंबे समय में रहा है, भाई बिटकॉइन ने तो कम से कम उसको निराश नहीं किया है। जब मैंने हिस्टोरिकल डाटा भी अपने इंस्टाग्राम पे कहीं डाला था, एक सोशल मीडिया पे, तो पता क्या कमेंट आए थे, और आपके भी कमेंट होंगे, तो शुरुआत उसी से कर लेते हैं कि जो आप ये कह रहे हो, मिड टर्म इलेक्शन जब होते हैं या जब हाफिंग के अगले साल की बात करते हैं, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके अगले साल बिटकॉइन बॉटम बनाता है, तो भाई सितंबर और अक्टूबर के अंदर कभी पॉजिटिव रिटर्न नहीं रहा। तो ये तो आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये तो हम 4 साल से सुन रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स को आपको अलग नज़रिए से देखने चाहिए। और यही मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, 2026 की शुरुआत से तो मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्टॉक, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के फ्यूचर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है। कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन से अब काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ लोगों का कम हो रहा है। और जो यूज़ केस है, अगर मुझे टोकनाइज्ड फॉर्म में अमेज़ॉन, एप्पल का स्टॉक मिल रहा है, तो मैं उस कंपनी पे क्यों भरोसा करूंगा जो जिसका कोई भगवान भरोसे है, कुछ पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कोई यूज़ केस भी है कि नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर कॉन्सेप्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। और इसी वजह से आप देख सकते हो ऑल्ट कॉइन्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बिटकॉइन और इथेरियम फिर भी यहाँ टिकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, और यही चीज़ मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स को लेके थोड़ा सा यहाँ पर संभल के रहना है। लेकिन अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, भाई हिस्ट्री बिटकॉइन में तो कम से कम रिपीट हो ही रही है। अब वो कैसे हो रही है, समझने की कोशिश करना।
आप 2011-12 से ले लो डाटा, जो अवेलेबल है। शुरुआत मैं इसी से करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हिस्ट्री देखते हैं। मैं पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा से इन शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। मिड टर्म इलेक्शन जिस टाइम पे होता है या हाफिंग के अगले साल ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके अगले साल बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर बिटकॉइन का बॉटम आता है और वो साल यही साल है। और ये मत भूलिएगा कि अगर इस चीज़ को कंसीडर करते हैं तो अगस्त और सितंबर में कभी भी बिटकॉइन ने यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो भाई ये डर तो है ही ना। अब इस चीज़ को कंसीडर करें तो यही तो हिस्ट्री रिपीट करना कहता है। और ये एग्जैक्ट फिगर थोड़ी ना होते हैं भाई, हिस्ट्री सिंक्रोनाइज करती है। अगर इसी को और एडवांस में ले आऊँ कि अब तो हम सोच रहे हैं कि यार एक प्रेशर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है टेक्निकली, अगर यहाँ से गिरता है, हम तो अभी तक $50,000 की बात करते हैं। लेकिन अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, जब बिटकॉइन गिरता है अपना पीक बनाने के बाद में, तो हमने 70 से 85% के बीच में वो देखा है। अगर वो कैलकुलेशन लेते हैं तो $1.25 से अगर करेक्शन पे आए तो 50 क्या ये $40,000 के नीचे भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि भाई इंटेंसिटी गिरने की, जब बढ़ने की कम हो रही है तो गिरने की भी तो कम होगी। और यहाँ पर इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे पहले वाले साइकिल्स के अंदर जो आज हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, बिटकॉइन के ETF सारे हो गए, या माइक्रो स्ट्रेटजी जिस एग्रेशन के साथ यहाँ बिटकॉइन खरीद रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पर लगातार इस सिचुएशन में भी बिटकॉइन की धीरे धीरे अपना जमा कर रहे हैं। क्रिप्टो एडॉप्शन हो रही है, रेगुलेशंस आ रहे हैं, यहाँ तक कि रशिया के जो बैंक्स हैं वो भी अब क्रिप्टो को ट्रेडिंग को ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। तो भाई इसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं हो सकती, जो यू नेवर नो, होने को तो कुछ भी हो सकता है रातों रात। ठीक है, एक स्टेटमेंट आती है तो मार्केट हिल जाती है किसी की, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक झटका लगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर सितंबर के अंदर अगर ऐसा होता है, झटका लगता है, हाँ $50,000 के नीचे आ जाए, तो फिर एक बड़ा मौका हो सकता है। एक मौका $60,000 के आसपास है। और वो टेक्निकली क्यों है उसको भी समझने की कोशिश करना। टेक्निकली अगर आप देखते हो, बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे 63,000 से लेके 59-58,000 के बीच में अभी कोशिश कर रहा है, जहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज, ये देखना है भाई। ये 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि $63,000 आ रहा है, 2-3 हफ्ते इसके ऊपर मेंटेन कर रहा था, अब इसके नीचे है। अगर यहाँ इस वीक की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है या नीचे क्लोज होती है, अगर नीचे क्लोज होती है तो वो भी एक प्रेशर वाली बात है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, हर चीज़ को बारीकली नज़र बना के रखनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फिलहाल के लिए निकल के आ रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है हम 50,000 भी बिटकॉइन का प्राइस देखें। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो ऐसा हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो ये आपको समझना है। ये ओवरऑल चल रहा है बिटकॉइन को लेके, उम्मीद करता हूँ। और बिटकॉइन अगर प्रेशर में आएगा तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स तो आपको पता ही है, बिटकॉइन थोड़ा टूटता है तो ऑल्ट कॉइन्स तो डुबकी लगा देते हैं। तो भाई थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ा संभल के करने की आपको कोशिश करनी है। फिलहाल के लिए शांति बना के रखो, ऑब्जर्व करो अगले 1-2 महीने के अंदर बिटकॉइन की क्या चाल है, किस करवट वो बैठता है। अगर माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी भी देखते हो बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। वीक लास्ट फ्राइडे को भाई 4,000 बिटकॉइन बेचे हैं। मतलब उनके अंदर भी लगातार प्रेशर है। अगर वो अगले हफ्ते या आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन के ETF के अंदर बाइंग आती है या सेलिंग आती है, वो भी कंसीडर करना है। लेकिन बिटकॉइन के ETF या आप कहो आज की डेट में बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं जो अमेरिका मार्केट, USA की जो है मार्केट कैसा करती है उस पर काफ़ी डिपेंड कर रहा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मार्केट नीचे जाती है तो नीचे चला जाता है, ऊपर जाती है तो थोड़ा सा माहौल चेंज होता है। और बिटकॉइन के ETF को भी आपने देखना है, एक टेक कंपनी की तरह तो कंसीडर नहीं करने लगे हैं कई लोग। ये भी थ्योरी देने लगे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और ये बात कहीं ना कहीं रिलेटेबल भी है कि यार यहाँ पर अगर AI बबल की बात करते हैं, क्या वो फटता देखने को मिल सकता है। अगर AI बबल फटा और यहाँ पर जैसा कि माइकल बरी का, मार्क क्यूबन का कहना है, और माइकल बरी वो इंसान है जिन्होंने 2008 के अंदर भाई प्रिडिक्ट पहले ही कर लिया था कि यहाँ पर एक बड़ा क्रैश हो सकता है, रिसेशन में मार्केट चली गई थी। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर उन्होंने भाई अच्छा खासा पैसा भी बनाया था। वो ऑलरेडी 1 महीने पहले की स्टेटमेंट है, मैंने वीडियो में भी शेयर किया था। वो अपना ऑलरेडी भाई इस चीज़ को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, जो AI कंपनीज बड़ी बड़ी। तो आपको समझने की कोशिश करना है कि बड़े बड़े लोगों को थोड़ा सा पहले से इन चीज़ों का आइडिया होता है। और जिस हिसाब से इन्होंने आउटपेस किया था, आप देखो कोरियन मार्केट के अंदर सैमसंग और हाइनेक्स जो कि सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज़ हैं, AI पे जो काम कर रही हैं,
हैं चिप्स पे, उनका क्या बुरा हाल हुआ है। उनकी वजह से जो कोरियन मार्केट के अंदर 30-35% पूरा का पूरे मार्केट गिर गई। अमेरिकन मार्केट पे भी एआई बबल फूटने का प्रेशर है, टेक कंपनीज़ का सेलिंग का प्रेशर है। तो ये चीज़ का अगर इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबल मार्केट या यूएसए की मार्केट गिरी, तो यहाँ पर इसके अंदर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में। इसकी वजह से गिरावट आ सकती है। हालांकि बिटकॉइन को एज अ गोल्ड कंसीडर किया जाता है, डिजिटल गोल्ड, लेकिन अभी तक गोल्ड जैसी हरकतें बिटकॉइन कर नहीं रहा है। और साथ के साथ ये मत भूलिएगा, माइकल सेलर की बात करते हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी की रीसेंट अपडेट निकल के आई है। पहले क्या करते थे, जो भी उनका पैसा आता था उसको बिटकॉइन में कर लेते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई हम अपना यूएसडी का भी रिजर्व रखेंगे। तो क्या वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक बड़ा डिप ले तब एंट्री करें, या यार यहाँ पर कल को हालात ख़राब होते हैं, बिटकॉइन नीचे आ जाए तो भाई हम लोगों की कुछ पेमेंट कर सकें। तो हर चीज़ देखनी है भाई। ऑलरेडी उन्होंने बिटकॉइन सेल करके यहाँ पर देखा है कि आप उनकी सेलिंग भी देखने को मिली, और उसकी वजह से भी एक मार्केट में प्रेशर तो देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं कंपनीज़ की सोच चेंज हो रही है। बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ को कनेक्ट करो। और यार मार्केट में मैं कह रहा हूँ कि 80,000 भी पहुँच जाए, 10-20 हज़ार ऊपर भाग भी जाएगा सितंबर के अंदर, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ यार ये अब ऑल टाइम हाई जाएगा। ठीक है, आप उस तरीके से भी देख सकते हो। या दूसरा तरीका है भाई, मेरे पास पार्ट में स्ट्रेटजी है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं, 60,000 के आसपास आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, या $50,000 के नीचे आएगा तो मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप तो कर सकते हो ना। तो उस हिसाब से कुछ यहाँ पे करने की कोशिश करना है। और ओवरऑल एआई बबल फूटा तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के, खासकर गोल्ड के प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, जेफरीज इन्वेस्टमेंट बैंक, काफ़ी नाम है उसका, उसके ग्लोबल हेड हैं क्रिस्टोफर वुड्स, क्रिस वुड उनको कहते हैं। भाई उनका कहना है, उनकी थ्योरी और उनका लॉजिक काफ़ी जेन्युइन लगा। मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम के अंदर, जैसे कि माइकल बरी, मार्क क्यूबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार एआई का बबल जो है फूटता देखने को मिल सकता है। ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, खासकर माइकल बरी की बात करते हैं। अगर ऐसा होगा तो भाई उससे गोल्ड को फ़ायदा हो सकता है। और वो क्यों, और एक बड़ी रैली गोल्ड के अंदर आ सकती है। अब वो क्यों है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एआई बबल फूटेगा तो कहीं ना कहीं आपने देखा है, क्या यूएसए की मार्केट देखें, जो ग्लोबल मार्केट खासकर साउथ कोरिया की या आपका क्या ताइवान की मार्केट किस पे ड्रिवन थी, उनके ऊपर एक बड़ा जो कह लो उस एआई का इम्पैक्ट था। सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज हैं, TSMC हो गया, या आपका एनवीडिया हो गया, या सैमसंग, हाइनेक्स, इन पे राइड कर रही थी मार्केट। अगर वो यहाँ पर क्रैश हो गई और एक बड़ा क्रैश देखने को मिला, ये एआई बबल फूटता देखने को मिला, तो लोगों का यार पैसा मरेगा। तो वो क्या कहेंगे, यार यहाँ से छोड़ो, सेफ़ हेवन एसेट में जाओ। और एक सेफ़ हेवन एसेट की बात करते हैं। हालांकि बिटकॉइन पे मुझे लगता है कि आना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं, टेक कंपनी की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो भाई उस पर तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो फिर एक अच्छा ऑप्शन क्या मिलता है, फिर लोग सोचते हैं गोल्ड, या सेफ़ हेवन एसेट की बात करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर में। तो इसकी वजह से खासकर क्रिस्टोफर वुड्स की बात करते हैं, उनका कहना है कि गोल्ड के अंदर एक अगली बड़ी रैली आ सकती है जब एआई का बबल फूटेगा। तो ये हाँ, आपको ये भी देखना है। तो इसीलिए कहते हैं पोर्टफोलियो एक प्लेटर की तरह होता है। आपके पास में अगर पोर्टफोलियो के अंदर कुछ आपके म्यूचुअल फंड है, कुछ आपके पास में यहाँ पर आपका गोल्ड सिल्वर है, कुछ आपका लिक्विडिटी है, कुछ स्टॉक्स में है, कुछ बिटकॉइन है, कुछ क्रिप्टो है, तो ओवरऑल ऐसे बनाया जाता है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आती है, 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर आपका क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर भी मेजरली 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन में रखना है। और ऑल्ट कॉइन्स में क्यों इम्पैक्ट पड़ सकता है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो हर चीज़ को बहुत बारीकली ऑब्जर्व करना है। खासकर ये चीज़ जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, 2 महीने थोड़ी दिल की धड़कनें बढ़ा सकते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यार इस बार उल्टा कुछ हो जाए, क्योंकि सीधा तो कुछ हो ही नहीं रहा है मार्केट के अंदर हमारे साथ में। लेकिन मेरा काम है आपको जो भी है सामने बताना, चेताना, और मैं वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कमेंट में अगर जो कॉइन्स है, मैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ जो आप लगातार पूछ रहे हो, आने वाले टाइम के अंदर उसके बारे में भी शेयर करूँगा। तो इसलिए जो भी है कॉइन्स आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, तो वो हम वो लिस्ट के अंदर बना रहे हैं कि जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होंगे कॉइन्स, उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, कवर करें। तो वो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर काम शुरू ऑलरेडी कर दिया है। तो भाई आप अपना फीडबैक देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।